हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस बीए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स में ऑल अबाउट जीएसटी सीरीज में आज हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रैक्टिकली आपको जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप जो है अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, वो सब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम कुछ जीएसटी एग्जम्पशंस प्रोविजंस को भी साथ ही जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ प्रोविजंस के रिगार्डिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और जीएसटी एग्जम्पशंस एक साथ अप्लाई होते हैं। तो इस वजह से जो है रिवर्स चार्ज प्रोविजंस और एग्जम्पशंस दोनों को ही साथ लेकर जो है डिस्कस करना हमारे लिए इजी रहेगा। और वही सेम चीज आप जो है जब हम जीएसटी एग्जम्पशंस प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी देखेंगे आपकी जो है जीएसटी एग्जम्पशंस प्रोविजंस आप ऑलरेडी कुछ हद तक जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में समझ चुके होंगे। तो यहां पर ऑल अबाउट रिवर्स चार्ज सेशन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे लीगल प्रोविजंस की, उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं रिवर्स चार्ज की, तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी सप्लायर जो होता है वो गुड्स की सप्लाई करता है और लेट से मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपीज़ की गुड्स की सप्लाई की जा रही है बाय मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स यहाँ पर मिस्टर वाई को गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और उस पर 18% का यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है और 118 रुपीज़ मिस्टर वाई से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर वाई जो है 118 रुपीज़ की टैक्स की पेमेंट कर देते हैं और 100 रुपीज़ की गुड्स की पेमेंट करते हैं और 18 रुपीज़ की टैक्स की पेमेंट कर देते हैं। इसमें से जो मिस्टर एक्स है वो 18 रुपीज़ की पेमेंट गवर्नमेंट को कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो नॉर्मल चार्ज है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो फॉलो की जाती है, जिसके अंदर सप्लायर जो होता है बेसिकली उसके ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि आप रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज करेंगे और आगे गवर्नमेंट को पे करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल प्रोसीजर निकाला गया रिवर्स चार्ज का। रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है, रिवर्स चार्ज के अंदर बेसिकली जो सप्लायर जो होता है वो सिर्फ गुड्स की वैल्यू या सर्विसेज की वैल्यू आपसे चार्ज करता है, वो टैक्स आपसे चार्ज नहीं करता है। और जो रेसिपिएंट है, जो आपका रेसिपिएंट है, वो भी सिर्फ गुड्स की वैल्यू ही आपको पे करता है, लेकिन जो टैक्स की वैल्यू है 18 रुपीज़ की वो रेसिपिएंट के द्वारा गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे की जाती है। तो इसको कहा जाता है रिवर्स चार्ज। बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल चार्ज के अंदर सप्लायर टैक्स पे करता है रेसिपिएंट से कलेक्ट करके, लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर सप्लायर जो है वो रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज नहीं करता है, बाय रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है। द बेसिक फंडामेंटल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज टैक्सेस आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द बायर और सर्विसेज रेसिपिएंट बाय द मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर एज द केस मे बी। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, बेसिकली जिसको सप्लायर कहा गया है, सप्लायर क्या करता है, रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज करता है और आगे गवर्नमेंट को पे कर देता है and deposit the same with concerned authorities. Generally, supplier collects the taxes from the recipient and deposit the same after adjusting his output tax liability with input tax credit to the concerned authority. Under reverse charge mechanism, liability to pay tax on a particular supply is on the recipient of the supply. तो रिवर्स चार्ज के अंदर जो टैक्स पे करने की लायबिलिटी है वो जो है वो रेसिपिएंट पर डाली गई है, ना कि सप्लायर पर। तो इसलिए इसे रिवर्स चार्ज कहा गया है। यहाँ पर जो है रेसिपिएंट के द्वारा टैक्स पे किया जाता है गवर्नमेंट को। रिवर्स चार्ज के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो रिवर्स चार्ज के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सेक्शन 9 को डिस्कस किया था। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर बेसिकली बताया गया था कि जब स्पेसिफाइड सप्लाई
की जाएंगी सप्लायर के द्वारा, तो ऐसे में जो सप्लायर है वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा, रेसिपिएंट के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा गवर्नमेंट को। और सेम चीज यहां पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 आईजीएसटी एक्ट भी कहता है। सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है वो बात करता है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, दैट मीन्स विद इन दी स्टेट सप्लाई, जबकि आईजीएसटी एक्ट बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई, दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई सप्लाई की जाएगी तो यहां पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर और सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के अंदर बेसिकली बताया गया कि जब भी कोई सप्लायर नोटिफाइड सप्लाई करेगा तो ऐसे में जो रेसिपिएंट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, सप्लायर के द्वारा टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा और सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा। इंट्रास्टेट सप्लाई के अंदर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा और इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर भी रिवर्स चार्ज प्रोविजंस बताए गए हैं ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कि बात करता है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी सप्लाई लेगा और वह सप्लाई भी स्पेसिफाइड सप्लाई है, नोटिफाइड सप्लाई है, तो ऐसे में जो टैक्स है गवर्नमेंट को वो रेसिपिएंट के द्वारा ही पे किया जाएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में, इंट्रास्टेट दैट मीन्स विद इन द स्टेट सप्लाई के केस में यहां पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा, जबकि इंटरस्टेट सप्लाई के केस में यहां पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी एक्ट का। हालांकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये दोनों ही जो सेक्शन है अभी तक एप्लीकेबल नहीं हो पाए हैं। रीज़न है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है उनको नोटिफाई नहीं किया गया है और दूसरा जो स्पेसिफाइड सप्लाई है वो भी नोटिफाई नहीं की गई है। इस वजह से ये दोनों सेक्शन आपके प्रैक्टिकली अभी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, जबकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ये आपके एप्लीकेबल हो चुके हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब यहां पर कहा गया कि अगर सप्लायर के द्वारा कोई भी स्पेसिफाइड सप्लाई की जाएगी, नोटिफाइड सप्लाई की जाएगी, तो ऐसे में रेसिपिएंट पर टैक्स लगाया जाएगा और रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। यहाँ पर जो स्पेसिफाइड सप्लाई है उसमें गुड्स की सप्लाई भी बताई गई और सर्विसेज की सप्लाई भी बताई गई। वही गुड्स की सप्लाई, वही सर्विसेज की सप्लाई पर आपका सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा जिनको नोटिफाई किया गया है। सभी सप्लाई यहाँ पर कवर नहीं होंगी, ओनली वही गुड्स की सप्लाई जो नोटिफाई की गई है, ओनली वही सर्विसेज की सप्लाई जो नोटिफाई की गई है, उन पर ही रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। नोटिफाइड गुड्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इशू की गई 4/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट, और नोटिफाइड सर्विसेज के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट यहाँ पर इशू की गई। तो यहाँ पर गुड्स के रिगार्डिंग आपकी नोटिफिकेशन 4/2017 है और सर्विसेज के रिगार्डिंग आपकी नोटिफिकेशन 13/2017 है, और सेम नोटिफिकेशंस आपकी आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी इशू की गई ताकि इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई उन पर रिवर्स चार्ज लगाया जा सके। तो वो गुड्स की सप्लाई कौन सी है, वो सर्विसेज की सप्लाई कौन सी है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपको जो समझने की ज़रूरत है, आपको दो बातें बेसिकली समझनी है कि दो तरह के रिवर्स चार्ज जीएसटी लॉ में लगाए गए हैं। सबसे पहला रिवर्स चार्ज 9 सबसेक्शन 3 और दूसरा रिवर्स चार्ज 9 सबसेक्शन 4, और इनके कोरस्पोंडिंग सेक्शन जो आईजीएसटी एक्ट के अंदर है सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, सेक्शन 5 सबसेक्शन 4। तो इन्हीं के तहत रिवर्स चार्ज के प्रोविजन आपके ऊपर लगाए गए हैं। और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 प्रैक्टिकली अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्योंकि वो तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, रेसिपिएंट नोटिफाइड हो और जो आपकी सप्लाई है वो भी नोटिफाइड हो। और यहाँ पर ना तो सप्लाई को नोटिफाई किया गया है अभी तक, ना ही रेसिपिएंट को नोटिफाई किया गया है अभी तक, तो प्रैक्टिकली ये दोनों सेक्शंस आपके एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। जबकि
जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के तहत जो नोटिफाइड सप्लाई की बात की गई है वो ऑलरेडी नोटिफाई कर दी गई है। उसके लिए 2 नोटिफिकेशन इशू की गई हैं, 4/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट और 13/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट। 4/17 के अंदर आपकी गुड्स को नोटिफाई किया गया है और 13/17 के अंदर आपकी सर्विसेज को नोटिफाई किया गया है, जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा और वहाँ पर सप्लायर को टैक्स पे नहीं करना होगा, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होगा। गुड्स के रिगार्डिंग अलग नोटिफिकेशन आई है और जो सर्विसेज के रिगार्डिंग है वो आपकी अलग नोटिफिकेशन आई है। दैट मीन्स यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी सप्लाई की, तो गुड्स के रिगार्डिंग यहाँ पर 4/2017 जो नोटिफिकेशन है वो आपकी इशू की गई सेंट्रल टैक्स रेट के अंडर, और सर्विसेज के रिगार्डिंग आपकी जो नोटिफिकेशन है 13/2017 इशू की गई नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स रेट के तहत। तो हम इन दोनों ही नोटिफिकेशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। हालांकि कुछ नोटिफिकेशंस इनके बाद भी इशू की गई है जिनको हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी गुड्स हैं जिनकी सप्लाई अगर एक सप्लायर करता है तो ऐसे में सप्लायर को जीएसटी चार्ज नहीं करना है, इवन जो रेसिपिएंट है उसको जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 की, जो कि इशू की गई है 28 जून 2017 से और एप्लीकेबल है आपकी 1 जुलाई 2017 से। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली 5 गुड्स को नोटिफाई किया गया जो नोटिफिकेशन नंबर 4/17 के तहत आरसीएम के अंडर आती है। तो सबसे पहले कहा गया कि केशू नट्स, जो आपके काजू होते हैं, केशू नट्स अगर उनकी सप्लाई की जा रही है और सप्लाई की जा रही है बाय ए एग्रीकल्चरिस्ट, तो कोई अगर मान लीजिए काजू की खेती कर रहा है और वह जो काजू की खेती करने के बाद उनकी सप्लाई करता है, उनको मंडी में जाके सेल करता है, तो ऐसे में जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति उस एग्रीकल्चरिस्ट से जो काजू है वो परचेज करता है, तो ऐसे में इस रजिस्टर्ड व्यक्ति को, इस रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हालांकि देखा जाए तो सेल की जा रही है बाय द एग्रीकल्चरिस्ट, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट पर यहाँ पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। जो आपका रेसिपिएंट है, जो उससे परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है, वो आपका जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऐसा इसलिए किया गया, बेसिकली ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको जीएसटी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। अगर इसको जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो गवर्नमेंट को यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो सकती है। उसके बाद जो सेकंड बताया गया बीड़ी रैपर लीव्स, तो आपकी जो बीड़ी होती है, जो जिसको तंबाकू जिसके अंदर डाला जाता है, तो यहाँ पर जो उसका रैपर होता है, जो लीव्स होते हैं, वो अगर सप्लाई किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति को जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, वो परचेज कर रहा है किसी एग्रीकल्चरिस्ट से, और जो गुड्स है वो है बीड़ी रैपर लीव्स, तो ऐसे में यहाँ पर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो आपका होगा अंडर आरसीएम। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत यह जो सप्लाई है वो टैक्सेबल होगी और जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है उसको जीएसटी पे करना होगा। तीसरा यहाँ पर बताया गया टोबैको लीव्स, तो जो आपकी टोबैको लीव्स होती हैं, जो पत्ते होते हैं, वो अगर सप्लाई किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति को जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में यहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति है जो परचेज कर रहा है वो जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद सिल्क यार्न, जो आपका बेसिकली रेशम का धागा होता है, वो अगर यहाँ पर सेल किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है बाय एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वोम कुकून्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सिल्क यार्न की, जो आपका बेसिकली रॉ सिल्क होता है, जो आपका रॉ सिल्क होता है उस पर कुछ प्रोसेसिंग की जाती है और जिसके बाद इसको सिल्क यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। तो यह जो भी प्रोसेस कर रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरर
है वो अगर इस सिल्क यार्न को आगे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल आउट करता है तो ऐसे में इस मैन्युफैक्चरर पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया गया है। जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है उसको जीएसटी पे करना होगा अंडर आरसीएम। तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु who purchase silk yarn from any person who manufactures silk yarn from raw silk or silkworm cocoons for supply of silk yarn। तो ऐसे में जो यह सिल्क यार्न है, ऐसी गुड्स अगर सप्लाई की जा रही है तो उस पर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो आपका आरसीएम के तहत जीएसटी पे करेगा। उसके बाद बताया गया सप्लाई ऑफ लॉटरी। तो यहाँ पर आपने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा कुछ लॉटरीज स्कीम चलाई जाती है और ऐसे में जो आपका लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो सेलिंग एजेंट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सेल करती है यहाँ पर जो टिकट्स हैं वो आपके लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एजेंट्स को, और यह डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे सेल करते हैं कस्टमर्स को। तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया कि सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी सप्लाई की जाएगी लॉटरी टिकट्स की टू लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स और लॉटरी एजेंट, तो ऐसे में ये जो डिस्ट्रीब्यूटर और ये एजेंट हैं ये आपका पे करेंगे जीएसटी अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, लोकल अथॉरिटी है, वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। जो आपका लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सेलिंग एजेंट्स हैं, वो आपका जीएसटी पे करेंगे। और ये जब डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे कस्टमर्स को सेल करेंगे टिकट्स को, उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेलिंग एजेंट्स को जो है जीएसटी पे करना होगा। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो लॉटरी की टिकट है उसको गुड्स के तहत क्यों रखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जो आपकी लॉटरी की टिकट्स हैं, लॉटरी की टिकट्स हैं वो आपकी गुड्स के अंदर कवर होती है जीएसटी लॉ के तहत, गुड्स में कवर होती है जीएसटी लॉ के अंदर। तो ऐसे में नोटिफिकेशन नंबर 4/17 के जरिए यह बताया गया है कि जो आपकी लॉटरी टिकट्स होती हैं अगर वो सप्लाई की जा रही है, सेल की जा रही है बाय स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और एनी लोकल अथॉरिटी टू लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। यहाँ पर जो आपका लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट है वो बताया गया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एंट्री lottery distributor or selling agent has the same meaning as assigned to it in clause C of rule 2 of the lotteries regulation rules 2010 made under the provision of subsection 1 of section 11 of lotteries regulation act 1998। तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत जो आपके एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर कवर होते हैं उन्हीं के केस में यह आरसीएम जो है आपका एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, नोटिफिकेशन नंबर 4/17 के जरिए जो आपके जो केशू हैं, काजू हैं, जो आपका बीरी रैपर लीव्स हैं, जो आपका सिल्क यार्न है, जो आपका टोबैको लीव्स हैं, जो आपकी लॉटरी टिकट्स हैं, वो आपकी जो है आरसीएम के तहत जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उस पर जीएसटी पे करेगा। लॉटरी के केस में जो आपका लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सेलिंग एजेंट होगा, वो आपका जीएसटी पे करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, नोटिफिकेशन नंबर 4/17 जो है इशू की गई है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय स्पेसिफाइज द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर सिर्फ गुड्स के बारे में बताया गया है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन द टेबल बिलो एंड made by the person specified in table below in respect of which the central tax shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the intrastate supply of such goods as specified in column number 5 and all the provisions of the said act shall apply to such recipient। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि in case of these goods जो है आपका आरसीएम एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर जो बेसिकली आपकी जो गुड्स बताई गई हैं वो हमने डिस्कस कर ली है, जो केशू हैं, जो आपका बीरी रैपर लीव्स है, सिल्क यार्न है, आपका टोबैको लीव्स है और लॉटरी टिकट्स हैं। उसके बाद दो नोटिफिकेशन यहाँ पर इशू की गई टाइम टू टाइम, जिनमें अगर मैं बात करूँ, पहली नोटिफिकेशन आपकी आती है नोटिफिकेशन नंबर 43/2017 जो इशू की गई 14 नवंबर 2017 को, और यह जो नोटिफिकेशन है यह आपकी एप्लीकेबल होती है 15 नवंबर 2017 से। इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर जो आपका रॉ कॉटन होता है,
उसको भी अगर सप्लाई करता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को और यह सप्लाई की जा रही है बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट, तो यह भी जो है आपका आरसीएम के तहत कवर होगी और इस पर जीएसटी पे करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पर जीएसटी जो पे करेगा रजिस्टर्ड पर्सन करेगा, और एग्रीकल्चरिस्ट के द्वारा यहाँ पर जो सप्लाई हो रही है वो आपकी सप्लाई हो रही है रॉ कॉटन की। तो यहाँ पर ध्यान रखें, नोटिफिकेशन नंबर 4/43/17 के जरिए यह जो गुड्स है ये नोटिफाई की गई है। तो आपकी जो पहले 5 गुड्स थी उसमें एक गुड्स और इंक्लूड कर दी जाती है, तो इस तरह यहाँ पर 6 गुड्स आपकी हो जाती है जो अंडर आरसीएम टैक्सेबल है। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन यहाँ पर इशू की गई, नोटिफिकेशन नंबर 11/2018 जो कि 28 मई 2018 को इशू की गई है, और बेसिकली इनमें भी एक गुड्स और इंक्लूड की गई है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जो आपका होता है, जिसको PSLC भी कहते हैं, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को PSLC की सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे में जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, जो आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, वो आपका टैक्स पे करेगा अंडर जीएसटी। तो यहाँ पर जीएसटी जो है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है, जो आपका रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो आपका इस पर जीएसटी पे करेगा। अब बात आती है PSLC होता क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँ तो PSLC के रिगार्डिंग जो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली क्या होता है कि जो आपके बैंक्स होते हैं, तो आरबीआई जो है आपका वो कहता है इन बैंक्स को कि आपको जितना भी लोन देना है उसमें से सर्टेन परसेंटेज जो है वो आपको नोटिफाइड सेक्टर्स को जो है लोन देना है, और ये नोटिफाइड सेक्टर है, ये जो है गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। तो ऐसे में मान लीजिए इस बैंक 1 को 100 करोड़ रुपीस का लोन देना है, इसमें से कहा गया कि 30% आप नोटिफाइड सेक्टर्स को देंगे और बाकी आप जो है अदर सेक्टर्स को लोन दे सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि अगर आप 30% नोटिफाइड सेक्टर्स को लोन देते हैं तो ऐसे में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही ये आपका जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होता है, PSL। तो ये सर्टिफिकेट उस बैंक को दिया जाता है जो नोटिफाइड सेक्टर्स को फंडिंग करती है। उसके बाद मान लीजिए एक दूसरा बैंक है, बैंक 2, इसको भी कहा गया था कि आपको 30% जो लोन है वो नोटिफाइड सेक्टर्स को देना है और 70% आप अदर सेक्टर्स को दे सकते हैं। लेकिन बैंक 2 यहाँ पर फेल हो जाता है, वो जो है अपना सिर्फ 10% ही लोन नोटिफाइड सेक्टर को दे पाता है और 90% जो लोन है वो अदर सेक्टर को देता है। तो ऐसे में इस बैंक के ऊपर आरबीआई के द्वारा कुछ पेनल्टीज लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर आरबीआई कहता है कि अगर बैंक 1 के पास PSLC सर्टिफिकेट है तो वो चाहे तो दूसरे बैंक को वो PSLC सर्टिफिकेट सेल कर सकता है। ऐसे में वो बैंक जो PSL सर्टिफिकेट परचेज करेगा, बाय करेगा, उस पर जो है पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी जो उसने नोटिफाइड सेक्टर्स को लोन नहीं दिया उसके लिए। तो ऐसे में यह जो PSLC सर्टिफिकेट है इसको गुड्स माना गया है अंडर जीएसटी लॉ, और जब बैंक 1 के द्वारा बैंक 2 को यह सर्टिफिकेट सेल आउट किया जाता है तो यह जीएसटी के दायरे में आ जाता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग कहा गया कि जो बैंक 2 है, जो रेसिपिएंट है, वो इस पर आरसीएम के तहत जीएसटी पे करेगा और बैंक 1 जो सप्लायर है उसको जीएसटी पे नहीं करना है। तो ध्यान रखें, नोटिफिकेशन नंबर 11/18 के जरिए जो आपका PSLC सर्टिफिकेट जो है जो इंसर्ट किया गया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, उसके अंदर जो आपका सप्लायर है वो जीएसटी पे नहीं करेगा, जो आपका रेसिपिएंट है, जो बैंक परचेज कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वो आपका जीएसटी पे करेगा। तो यहाँ पर आपका जो गुड्स वाला जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा और कोई गुड्स अभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्सेबल नहीं की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 इशू की गई 28 जून 2017 को, और यह नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी 1 जुलाई
2017 से, जिसमें कहा गया कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो यहाँ पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की पावर के तहत ये नोटिफिकेशन इशू की गई है, और सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में यह कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से कुछ सप्लाईज को नोटिफाई कर सकती है। वो गुड्स की सप्लाई भी हो सकती है या फिर सर्विसेज की सप्लाई भी हो सकती है, और उन नोटिफाइड सप्लाईज पर जो सप्लायर है वो टैक्स पे नहीं करेगा, जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय नोटिफाइज दैट ऑन द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो गुड्स के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे सर्विसेज की। मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 2, जो कि कॉलम नंबर 2 में मेंशन की गई है, उन सर्विसेज पर सप्लाइड बाय ए पर्सन as specified in column number 3 of the said table, the whole of the central tax leviable under section 9 of the CGST Act shall be paid on reverse charge basis by the recipient। तो उस पर टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा ऑफ दी सच सर्विसेज एज स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर 4। तो कॉलम नंबर 2 में तो बेसिकली आपको सर्विसेज बताई जाएंगी, कॉलम नंबर 3 में आपको बताया जाएगा सप्लायर कौन होगा, कॉलम नंबर 4 में बताया जाएगा रेसिपिएंट कौन होगा, और जो रेसिपिएंट होगा वो जो है टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इसके रिगार्डिंग जो सबसे पहली सर्विस बताई गई सीरियल नंबर 1 के तहत, जिसमें कहा गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म प्रोविजंस क्या कहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक चार्ट के जरिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जीटीए पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैसे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर जो सप्लायर है, सबसे पहली बात, अगर वो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो ही वह रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत एप्लीकेबल होगा, तो ही वह रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होगा। अब कहा गया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन होती है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु प्रोवाइड्स सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो जो भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाता है, कैसे? बाय रोड। अगर बाय एयर लेकर जाता है तो वह जीटीए नहीं माना जाएगा। बाय वेसल, वाटर के जरिए अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है तो भी वह जीटीए नहीं माना जाएगा। इन केस अगर वो रोड के जरिए, बाय रोड अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है तो ही वह जीटीए में कवर होगा। और साथ ही एंड इशू कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। साथ ही क्या इशू करना जरूरी है? जीटीए के लिए कंसाइनमेंट नोट इशू करना जरूरी है, जिसको हम जनरल भाषा में बिल्टी भी कहते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और वह कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा है, वह बिल्टी इशू नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वह नहीं माना जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बाय गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है गुड्स की, लेकिन वह कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसको जीटीए नहीं माना गया है। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बेसिकली एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो जीटीए नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, अगर वो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करती है गुड्स की बाय रोड, तो ऐसे में वो एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है
कि जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है क्या वो एक जीटीए के द्वारा की जा रही है या फिर अदर देन ए जीटीए के द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में अगर वो जीटीए के द्वारा की जा रही है तो ही वो नोटिफिकेशन नंबर 13 के तहत कवर होगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 की एंट्री नंबर 18 के जरिए वो एग्जम्प्ट रहेगी और उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आपने बैलगाड़ी देखी होगी, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी से अगर कोई गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है बाय रोड, तो जैसा कि आप सब जानते हैं बैलगाड़ी के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन की जाती है उसमें कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया जाता है, तो ऐसे में वो एक जीटीए नहीं है और एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के जरिए वो टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स की बात नहीं होगी। उसके बाद बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जीटीए है जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है और वो अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि अगर एक जीटीए गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और वो जो गुड्स हैं वो स्पेसिफाइड गुड्स हैं, वो गुड्स कौन सी गुड्स हैं, स्पेसिफाइड गुड्स हैं। स्पेसिफाइड गुड्स बताई गई हैं नोटिफिकेशन नंबर 12/17 में एंट्री नंबर 21 के तहत। इसमें कहा गया कि अगर कोई जीटीए इन नोटिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है तो वो एग्जम्प्ट रहेंगी, उन पर टैक्स की बात नहीं होगी। और जब एग्जम्प्ट है, टैक्स ही नहीं है, तो ऐसे में आरसीएम भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर वो गुड्स कौन कौन सी है, नंबर 1 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है अगर उनकी ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है तो ऐसे में उस पर जो है जीएसटी की बात नहीं होगी। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन ए सिंगल कैरिज डजंट एक्सीड 1500 रुपीज। तो मान लीजिए कि यह जो ट्रक है इसके अंदर जितने भी कंसाइनमेंट हैं उन सब का फ्रेट कुल मिलाकर 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में इस फ्रेट पर जीएसटी की बात नहीं होगी। यह कहा गया है आपकी पॉइंट नंबर बी में, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन ए सिंगल कैरेज। तो एक सिंगल ट्रक के अंदर जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी कंसाइनमेंट है, अगर उनका टोटल फ्रेट जो है 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो उस फ्रेट पर जीएसटी की बात नहीं होगी। वो भी आपका क्या है, एग्जम्प्ट है बाय नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए। उसके बाद कहा गया कि मान लीजिए इसके अंदर ए, बी, सी ये 3 कंसाइनमेंट हैं और इन कंसाइनमेंट में से मान लीजिए इस कंसाइनमेंट की, सी कंसाइनमेंट की वैल्यू है 800 रुपये का फ्रेट है, बी कंसाइनमेंट के लिए 700 रुपये का फ्रेट है और ए कंसाइनमेंट के लिए 1000 रुपये का फ्रेट है। तो जैसा कि अब इस टोटल कंसाइनमेंट की जो वैल्यू है आप देख पा रहे हैं 2500 रुपीज़ हो जाती है, तो ऐसे में हमारा पॉइंट नंबर बी फुलफिल नहीं होता है, तो यहाँ पर जीएसटी की बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि इन कंसाइनमेंट में से जिस भी कंसाइनमेंट की वैल्यू 750 से कम है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इस 800 पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इस 1000 पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन इस 700 रुपीज़ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं यहाँ पर फ्रेट की बात कर रहा हूँ, मैं गुड्स पर जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा कंसाइनमेंट जिसकी वैल्यू, फ्रेट की वैल्यू जो है 750 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स फ्रेट, अगर जो फ्रेट चार्ज की जा रही है ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर ए सिंगल कंसाइनी डजंट एक्सीड रुपीज 750। तो जिस भी कंसाइनमेंट की वैल्यू, जो फ्रेट वैल्यू 750 से ज़्यादा नहीं है उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी।
उसके बाद कहा गया मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, इन पर भी जो है फ्रेट पर जीएसटी की बात नहीं होगी। ऑर्गेनिक मेन्योर जो खाद होती है आपकी, उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी, जो भी फ्रेट चार्ज किया जाएगा उस पर। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, तो जो भी न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के तहत रजिस्टर्ड है और उनके रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है तो उस फ्रेट पर जीएसटी की बात नहीं होगी। रिलीफ मटेरियल मिंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, क्लेमिटीज, एक्सीडेंट्स और मिस हैपनिंग्स, तो जो भी आपके डिजास्टर्स, क्लेमिटीज, एक्सीडेंट्स, मिस हैपनिंग की वजह से कोई रिलीफ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है तो ऐसे में उस फ्रेट पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो जितने भी मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, वो अगर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह और उसके रिगार्डिंग अगर फ्रेट चार्ज किया जा रहा है तो उस फ्रेट पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि अगर आप जीटीए हैं, आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं बाय रोड, आप कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहे हैं और ऐसे में आप इन स्पेसिफाइड गुड्स की अगर मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग आप कोई भी फ्रेट चार्ज कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्स बाय नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, एंट्री नंबर 21। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन जो स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जो जीटीए के द्वारा की जा रही है उस केस में क्या होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है गुड्स की बाय रोड, तो ऐसे में अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर दो ऑप्शन दिए गए हैं जीटीए को दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप 12% पर टैक्स पे कर दीजिए या फिर 5% पर टैक्स पे कर दीजिए। तो दो ऑप्शन यहां पर दिए गए, 12% और 5%। अब दो ऑप्शन दिए गए, दोनों ही ऑप्शंस में अलग अलग कंडीशंस लगा दी गई कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चाहे तो 12% का रेट अप्लाई कर सकती है, चाहे तो 5% का रेट अप्लाई कर सकती है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको पूरी करनी होगी। तो पहले बात करते हैं 12% की। प्रोवाइडेड दैट द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑप्टिंग टू पे सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 6%, स्टेट टैक्स एट द रेट ऑफ 6% अंडर दिस एंट्री शैल be liable to pay central tax at the rate of 6%, state tax at the rate of 6% on all the services of GTA supplied by it। तो GTA जितनी भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देगा उन सभी पर कितना टैक्स पे करना होगा? 12%, 6% CGST, 6% SGST। अच्छा, यहां पर मान लीजिए अगर कोई ऐसी सर्विस है जो एग्जम्प्ट है तो उस पर 12% एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उन्होंने स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की है जिस पर जीएसटी है ही नहीं, एग्जम्प्ट है, तो उस पर 12% पे नहीं होगा। यहां पर बात की जा रही है टैक्सेबल सप्लाईज की, तो जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज है उन पर 12% का टैक्स पे करना होगा। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नंबर 20/17 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट दी गई है और साथ ही आपको क्या दिया जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जितनी भी इनपुट सर्विसेज, इनपुट्स रिसीव करती है उन पर जो भी आईटीसी होगा वो उनको अलाउ किया जाएगा अगर वो 12% में जाते हैं। दूसरी बात, इसके साथ कंडीशन ये है कि ये आरसीएम के तहत चार्ज नहीं होगा। दैट मीन्स इस पर जीटीए जो कि क्या है, सप्लायर है, वही टैक्स पे करेगा। तो यहां पर रेसिपिएंट टैक्स पे नहीं करेगा। अगर आप 12% में जाते हैं, अगर आप जीटीए हैं तो आपको जीटीए को 12% पे करना होगा। हालांकि वो कस्टमर से चार्ज करेगा और फिर गवर्नमेंट को पे करेगा, लेकिन यहां पर एफसीएम के तहत, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो है चार्जेबिलिटी रहेगी। सप्लायर को टैक्स चार्ज करना होगा, जीटीए को टैक्स चार्ज करना होगा और पे करना होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आप 5% में चले जाएं। दूसरा ऑप्शन दिया गया
अभी हमने जो डिस्कस किया वो पहला ऑप्शन था, और दूसरा ऑप्शन दिया गया आप रिवर्स चार्ज में चले जाएं, और रिवर्स चार्ज में क्या होगा, टैक्स लगेगा 5% से, और पे कौन करेगा, रेसिपिएंट। पे कौन करेगा, रेसिपिएंट। तो अगर मैं बात करूं जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज कब एप्लीकेबल होगा, तो जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज तब एप्लीकेबल होगा जब जीटीए 5% पर टैक्स पे करने के लिए ऑप्ट करता है और वो नोटिफिकेशन नंबर 13/17 में कवर होता है। तो अब यहां पर मान लीजिए जीटीए ने 5% वाला ऑप्शन ले लिया और कहा कि वो 5% टैक्स पे करेगा, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, और यहां पर भी आईटीसी अलाउ किया जाएगा। लेकिन अब यहां पर क्या आ जाता है, नोटिफिकेशन नंबर 13/17 के जरिए आरसीएम आ जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाता है, जिसमें कहा गया है कि जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। अब क्या सभी रेसिपिएंट्स को आरसीएम के तहत टैक्स पे करना होगा? जी नहीं। नोटिफिकेशन नंबर 13/17 में कुछ स्पेसिफाइड पर्सन बताए गए जिनके केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो उनके केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की जो सर्विस ली जा रही है, क्या वो एक स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा ली जा रही है या फिर अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा ली जा रही है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से बताए गए, तो स्पेसिफाइड पर्सन यहाँ पर बताए गए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज बताए गए, एनी फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एनी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट। तो सीधा सा मतलब है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो एक जीटीए की सर्विस लेता है, तो ऐसे में जो रेसिपिएंट है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको टैक्स पे करना होगा एट द रेट ऑफ 5%। उसके अलावा एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ, कोई भी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी लेट से आप यहाँ पर इसको इंडिया कह सकते हैं, जो इंडिया में लोकेटेड है। तो इनमें से ए बी सी डी ई एफ जी, इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर एक जीटीए की सर्विस लेता है तो आरसीएम के तहत जो रेसिपिएंट है इनमें से जो भी व्यक्ति सर्विस लेगा वो टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पर अब हम इस चार्ट की बात करते हैं। तो रेसिपिएंट क्या क्या होना चाहिए, इफ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, जो भी व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो क्या होगा, रेसिपिएंट होगा, और वो जो है आरसीएम के तहत टैक्स पे करेगा। यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी है, हमने जब रेसिपिएंट की बात की तो हमने कहा कोई भी फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। यहां पर कोई भी बात नहीं की गई है कि यह फैक्ट्री जीएसटी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। कोई भी सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है, चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं इन रेसिपिएंट की बात करूँ, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सेकंड वन इज जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो नंबर 1 जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड इन जीएसटी है, जो आपका पॉइंट नंबर डी है, पॉइंट नंबर डी। और दूसरी जो है नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इनमें सबसे पहले आपकी आती है जो फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। नंबर 2 सोसाइटीज़ हैं, जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नंबर 3
बॉडी कॉरपोरेट हैं, कंपनीज हैं। नंबर 4 कोई भी पार्टनरशिप फर्म है। नंबर 5 कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। तो यहां पर ध्यान रखें, जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है उस पर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो आरसीएम के तहत टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको चेक करना होगा क्या वो एक फैक्ट्री है, क्या वो एक सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। तो यहाँ पर अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन में कवर होते हैं या तो आप रजिस्टर्ड हैं अंडर जीएसटी लॉ, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं अंडर जीएसटी लॉ तो आप क्या होने चाहिए, स्पेसिफाइड एंटिटी, जिनमें हमने बात की सोसाइटी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, पार्टनरशिप फर्म की, फैक्ट्रीज की, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस की, बॉडी कॉर्पोरेट्स की। तो अगर आप इनमें कवर होते हैं तो आप क्या करेंगे, रेसिपिएंट होने के नाते आप आरसीएम के तहत टैक्स पे करेंगे। अब मान लीजिए ना ही तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, ना ही आप स्पेसिफाइड एंटिटी हैं, तो ऐसे में नोटिफिकेशन नंबर 32/2017 के तहत अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हैं, नॉट ए स्पेसिफाइड पर्सन, तो आप पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। जो भी फ्रेट होगी उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मिस्टर एक्स हैं और आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो ऐसे में जब आप जीटीए की सर्विस लेंगे और उस पर जो भी फ्रेट पे करेंगे उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। ना ही तो आप एक फैक्ट्री हैं, ना ही सोसाइटी है, ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ना ही पार्टनरशिप फर्म है, ना ही आप बॉडी कॉर्पोरेट है, ना ही आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। तो ऐसे में एक अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट के द्वारा जब कोई सर्विस ली जाती है तो वो एग्जम्प्ट है नोटिफिकेशन नंबर 32/17 के जरिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहां पर बस एक छोटी सी बात और रह जाती है समझाने के लिए। अब मान लीजिए आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हैं, तो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो एक सेक्शन 51 है जो बात करता है टीडीएस की, जिसके तहत कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज को टीडीएस डिडक्ट करना होता है अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ के तहत टीडीएस डिडक्ट करना है। अब मान लीजिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कोई भी सप्लाई नहीं देता है, तो ऐसे में उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन 51 की वजह से उसको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है अंडर जीएसटी लॉ। तो ऐसे में वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, लेकिन यह रजिस्ट्रेशन सिर्फ टैक्स डिडक्टर के तौर पर कराया गया है। दैट मीन्स सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कराया गया है और इसका कोई भी पर्पज नहीं है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है और उस पर आरसीएम की लायबिलिटी आ रही है, लेकिन वह जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ है वो सिर्फ रजिस्टर्ड एज टैक्स डिडक्टर अंडर सेक्शन 51 ओनली, सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर हुआ है, तो वो आरसीएम के तहत नहीं आएगा। वो क्या होगा, नोटिफिकेशन नंबर 21A के जरिए एग्जम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से। तो यहां पर ध्यान रखें, छोटी सी बात जो हमारी समझाने वाली थी कि वैसे तो जीएसटी में अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जीटीए की सर्विस लेता है तो उस पर रिवर्स चार्ज आ जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो ऐसे में उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो अब हमारा यह चार्ट कंप्लीट हो जाता है। हम नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। तो नोटिफिकेशन में यहां पर बताया गया कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, किस सर्विस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर कहा गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो कोई भी जीटीए अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है बाय रोड तो वो नोटिफिकेशन नंबर 13/17 में कवर होगा। यहां पर जीटीए पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। तो यहां पर कोई स्पेसिफाइड
नहीं है कि जीटीए की जो फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए। तो ऐसे में ध्यान रखें वो बस जीटीए होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो यहाँ पर वो नोटिफिकेशन नंबर 13/17 में कवर होगा। सप्लायर कौन होना चाहिए? गुड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एजेंसी। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? अभी हमने देखा कोई भी फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। तो इसके तहत क्या होगा? वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होगा। अब यहाँ पर हम एक नोटिफिकेशन नंबर 32/17 के जरिए जो एंट्री नंबर 21A बताई गई थी वो हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं, जिसमें कहा गया कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स। तो यहाँ पर अगेन वही रेसिपिएंट बताए गए हैं, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर इनके अलावा और कोई व्यक्ति है जो क्या है? अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे में उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट जो है नोटिफिकेशन नंबर 32/17 के जरिए एग्जम्प्ट हो जाता है। उसके बाद हमने एक और यहाँ पर नोटिफिकेशन रीड की, नोटिफिकेशन नंबर 28/2018, जिसमें सीरियल नंबर 21B के तहत यह बताया गया कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन ए गुड्स कैरीज टू a department or establishment of central government, state government, union territory, local authority, government agencies which has taken registration under CGST Act 17 only for the purpose of deducting tax under section 51। तो जिन्होंने भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया है कि उनको सेक्शन 51 में TDS डिडक्ट करना है एंड नॉट मेकिंग ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसके अलावा वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं, तो इन दैट केस जो आपकी सर्विसेज हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की वो जीएसटी से एग्जम्प्ट रहेंगी, उस फ्रेट पर जीएसटी की कोई भी बात नहीं होगी। वहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है समझने में, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम और थोड़ा सा टाइम इस पर देना चाहेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके, कोई डाउट ना रह सके। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म क्या होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस भी किया है। मान लीजिए मिस्टर वाई हैं और ये एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाते हैं, जीटीए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मींस गुड्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ऐसे में जो भी इनकी सप्लाई लेता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स इनकी सप्लाई लेते हैं, तो यहाँ पर जो रेसिपिएंट है वो मिस्टर एक्स है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि जो भी रेसिपिएंट है जो जीटीए की सर्विस लेगा वो क्या है, वो आरसीएम के तहत टैक्स पे करेगा। यहाँ पर मिस्टर वाई जो है वो सिर्फ क्या करेंगे, फ्रेट चार्ज करेंगे। लेट से मान लीजिए इनकी फ्रेट बनती है ₹3000, तो ये क्या करेंगे, मिस्टर एक्स से 3000 रुपये का भाड़ा लेंगे, फ्रेट लेंगे, उस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। इस 3000 रुपये पर जो मिस्टर एक्स हैं वो जो जीएसटी है वो पे करेंगे। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नंबर 13 का जो सीरियल नंबर 1 है वो हमें बताता है कि जीटीए के केस में कब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। तो जीटीए के केस में जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा तो जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा, और मान लीजिए कहीं पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ऐसे में एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो जीटीए है वो जीएसटी चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो यहाँ पर अब हमें समझने की ज़रूरत है कि जीटीए पर आरसीएम कब एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर ये मिस्टर वाई है और ये जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, ये रेसिपिएंट हैं जो जीटीए की सर्विस रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर मिस्टर वाई जो अपना फ्रेट चार्ज करेंगे, लेट से वो फ्रेट मान लीजिए इन्होंने 10,000 रुपये चार्ज किया, 10,000 रुपये का भाड़ा इन्होंने मिस्टर एक्स से लेना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है मिस्टर वाई, कि या तो आप आरसीएम में मत जाएं, आरसीएम में
मत जाएं। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत आप 12% का जीएसटी मिस्टर एक्स से चार्ज करें। दैट मीन्स 10,000 प्लस 12% का जीएसटी कितना हो गया 1,200 रुपये, 11,200 रुपये आप मिस्टर एक्स से लें और ये 1,200 रुपये का जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पे कर दें। पहला ऑप्शन तो ये दिया गया। अगर आप इस ऑप्शन में जाते हैं तो आप आरसीएम में नहीं जा पाएंगे। दैट मीन्स जो लायबिलिटी है वो मिस्टर एक्स पर नहीं आएगी। लेकिन हम आपको एक दूसरा ऑप्शन देते हैं। दूसरा ऑप्शन हम आपको ये देते हैं कि आप आरसीएम में चले जाएं। आप आरसीएम में चले जाएं, आप 12% वाले केस में मत जाएं। अगर आप आरसीएम में चले जाते हैं तो आपको मिस्टर एक्स से सिर्फ 10,000 रुपये लेने हैं, आप कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो मिस्टर वाई को यहाँ पर कितने रुपए मिलेंगे 10,000 रुपये। किससे? मिस्टर एक्स से। लेकिन अब ये जो मिस्टर एक्स है ये इस 10,000 रुपये पर 5% का जीएसटी 500 रुपीज़ किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को, अंडर आरसीएम। क्योंकि मिस्टर एक्स क्या है? रेसिपिएंट है, और जहां भी रेसिपिएंट टैक्स पे करता है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। अब यहां पर बताया गया कि अगर रेसिपिएंट भी तभी आरसीएम में जा पाएगा जब वो क्या हो? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। तो मिस्टर एक्स भी आरसीएम में तभी टैक्स पे करेंगे 5% का जब वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो। और स्पेसिफाइड रेसिपिएंट किसे बताया गया? इसके लिए यहाँ पर बताया गया रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कौन होना चाहिए? कोई फैक्ट्री होनी चाहिए जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, कोई सोसाइटी होनी चाहिए जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, कोई पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, कोई बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति है तो वो आरसीएम में जा सकता है। तो यहां पर ये दो ऑप्शन दिए गए जीटीए को कि भाई या तो आप 12% में एफसीएम में टैक्स पे कर दो फॉरवर्ड चार्ज में, या फिर आरसीएम में 5% का टैक्स है वो रेसिपिएंट पे कर दे। लेकिन रेसिपिएंट के केस में आरसीएम तभी लगेगा जब वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट उसे बताया गया या तो वो फैक्ट्री हो, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या कोई सोसाइटी हो, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हो। उसके बाद बात आती है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा रेसिपिएंट है जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है, इनमें से किसी भी व्यक्ति के तहत वो कवर नहीं होता है। इनमें से किसी भी व्यक्ति के तहत वो कवर नहीं होता है। तो वहां पर बताया गया कि अगर आप स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं हो तो आपको नोटिफिकेशन नंबर 32/2017 और 28/2018 के तहत आपको एग्जम्प्ट किया जाता है। आपको टैक्स ही पे नहीं करना है। यहां पर ना तो जीटीए टैक्स पे करेगा और ना ही रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। दोनों में से कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जीटीए अगर 12% में चला जाता है तो उसके ऊपर एफसीएम लग जाता है, जिसमें वो रेसिपिएंट से ही जीएसटी चार्ज करेगा और आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन अगर वो 12% में नहीं जाता है तो ऐसे में रेसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी आ जाती है कि वो 5% का टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर रेसिपिएंट भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है तो यहाँ पर दोनों ही एग्जम्प्ट हो जाते हैं, ना जीटीए पर टैक्स है ना रेसिपिएंट पर टैक्स है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा जीटीए के रिगार्डिंग टैक्सेशन क्या रहेगा। उसके अलावा दो चीज और यहां पर ध्यान रखनी है आपको कि अगर कोई ऐसी गुड्स है जो स्पेसिफाइड गुड्स हैं, अगर वो ट्रांसपोर्ट की जाती है तो यहां पर ना ही जीटीए टैक्स पे करेगा ना ही रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। वो गुड्स कौन सी है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मिल्क है, सॉल्ट है, पल्सेस है, राइस है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं जो रजिस्टर्ड है न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रार के साथ, रिलीफ मटेरियल है, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, और या फिर कोई ऐसी कंसाइनमेंट है उस कैरिज के अंदर जिसकी जो टोटल भाड़ा है जो वो है 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, या फिर जो सिंगल कंसाइनी है उसका भाड़ा
50 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो इन केसेस में ना ही तो जीटीए के ऊपर लाइबिलिटी है, ना ही रेसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी है, वो एग्जम्प्ट है। तो ये जीटीए का टैक्सेशन रहेगा बेसिकली। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पर्टिकुलर हमें टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।